अध्याय 55 प्रयोग टीम की नोटबुक। मॉर्ग में कुछ असामान्य नहीं था। तो फिर अचानक बिजली क्यों चली गई? क्या यह उसकी अचानक घुसपैठ के कारण था? फांग हेंग ने संपर्क करने के लिए सर्वाइवल रेडियो चालू किया। फांग हेंग, यहां अचानक बिजली चली गई। वहां क्या स्थिति है? हाओ झो, सब कुछ सामान्य है। कुनबा ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का कौशल सीखा है। उसने बस जनरेटर सेट से कुछ उपयोगी सामान निकालने की कोशिश की। जब उसने उन्हें निकाला तो जनरेटर सेट काम करना बंद कर दिया। यह एक झूठी अलार्म थी। उनके पक्ष पर बिजली कट गई थी। फांग हेंग ने राहत की सांस ली और अपने ठोड़ी से लोहे के दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं देखूंगा कि उस दरवाजे के अंदर क्या है। तुम मुझे पीछे से समर्थन दो। ठीक है। कुनबा ने सिर हिलाकर अपनी समझ दिखाई। फांग हेंग आगे बढ़ा और सावधानी से लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा। क्या फर्क पड़ता है अंदर क्या है? जब समय आएगा तो मैं सीधे शॉटगन से इसे उड़ा दूंगा, फांग हेंग ने सोचा। बिजली की विफलता के कारण लोहे के दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक ताले का प्रभाव समाप्त हो गया था। फांग हेंग ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा आसानी से खुल गया। बहुत ठंड। एक ठंडी हवा ने फांग हेंग पर हमला किया और वह अनायास ही कांप उठा। यहाँ एसी का तापमान इतना कम था। फांग हेंग को ऐसा लगा जैसे वह ठंडे भंडार में प्रवेश कर गया हो। कमरा पूरी तरह से काला था और फांग हेंग ने कमरे के अंदर अपनी टॉर्च चमकाई। टॉर्च की रोशनी उसके सामने हरे पौधों द्वारा अवरुद्ध हो गई, जिससे फांग हेंग को पूरे कमरे को देखना असंभव हो गया। फांग हेंग को महसूस हुआ कि कमरा बहुत बड़ा है और पहली नज़र में यह एक बड़ा प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। लेकिन ये हरे पौधे क्या कर रहे हैं? इनका विकास बहुत अच्छा था। हरे पत्ते लगभग आगे के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे। फांग हेंग, ये पौधे ठीक नहीं हैं। सावधान रहो। कुनबा दरवाजे पर खड़ा था। उसने कमरे की रोशनी करने के लिए टॉर्च का उपयोग किया। ठीक है। फांग हेंग ने सिर हिलाया और कमरे में 2 कदम आगे बढ़ा। उसने भी इसे महसूस किया। उसने इन पौधों से खतरा महसूस किया। फांग हेंग बहुत करीब नहीं जाना चाहता था। उसने पौधों से 10 मीटर की दूरी पर रुककर प्रयोग तालिका पर खोजबीन करना शुरू किया। प्रयोग तालिका पर एक नोटबुक थी। प्रयोग टीम की नोटबुक, टीम लीडर शुए झीबिन। उसे मिल गया। फांग हेंग ने तुरंत नोटबुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। 12.12 सरकार के हस्तक्षेप का प्रभाव अपेक्षा से अधिक था। ऊपर से कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया और वायर्स पर सभी अनुसंधान परियोजनाएं पूरी तरह से रुक गईं। सरकार ने सभी संबंधित अनुसंधान डेटा को जब्त और खाली कर दिया। लेकिन वास्तव में उनके पास कोई वास्तविक डेटा नहीं था। हमने 3 साल पहले सीटीएस में बायोकेमिकल संकट वायरस प्रकोप से बहुत सारा कच्चा डेटा एकत्र किया था। हमारा वायरस पर अनुसंधान उनके द्वारा अनुमानित से कहीं अधिक गहरा था। सुपरवाइजर ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि प्रयोग जारी रहेगा। 2.10 मुझे कंपनी द्वारा होपटाउन कम्युनिटी अस्पताल में नई म्यूटेशन वायरस पर अनुसंधान जारी रखने के लिए टीम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। कम्युनिटी अस्पताल का डीन हमारे एक प्रायोजक में से एक था। उसने हमारी अनुसंधान का गुप्त समर्थन किया था। 3 साल पहले जब वायरस परियोजना शुरू हुई थी, होपटाउन कम्युनिटी अस्पताल को कंपनी के गुप्त अनुसंधान बिंदुओं में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। डीन हमारे दल का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। 2.30 प्रयोगशाला का वातावरण मेरे अपेक्षा से थोड़ा खराब था। हमें बहुत सारे उपकरण खरीदने पड़े और कुछ विशेष उपकरणों को कंपनी से कस्टमाइज करवा कर भेजवाना पड़ा। अस्पताल का शवगृह बहुत अच्छा था
और हमारे लिए शारीरिक अनुसंधान करने के लिए शवों की अंतहीन आपूर्ति थी। डीन हमारी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा और हमें बस अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। हम डीन के समर्थन की सराहना करते हैं। 3.13 सामान्य पौधों को वायरस से संक्रमित करना, परिणामस्वरूप म्यूटेटेड जीवन रूपों का निर्माण करना। हमारे अनुसंधान में हमने पाया कि वायरस और कॉर्प्स वाइन का सबसे अच्छा संयोजन था। हमने संक्रमित पौधे को कॉर्प्स वाइन नाम दिया। कॉर्प्स वाइन सामान्य पौधों से अलग था। इसमें मजबूत जीवन शक्ति थी और यह अत्यधिक मजबूत आक्रामक क्षमता दिखाता था। कॉर्प्स वाइन नहीं चल सकते थे। ऐसा लगता था कि इसमें कुछ बुनियादी हाइपर सेंसिटिविटी थी। वाइन बहुत कम समय में एक दूरी में सिकुड़ सकते थे। 3.17 यह निर्धारित करना असंभव था कि कॉर्प्स वाइन सोच सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। कॉर्प्स वाइन पर अनुसंधान अस्थायी रूप से बाधित हो गया था। कंपनी ने हमें तुरंत अगले चरण में प्रवेश करने का आदेश दिया। अगले चरण में हम शव के साथ कॉर्प्स वाइन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा गया था कि ऐसा एक घटना 3 साल पहले सीटीएस में बायोकेमिकल संकट में हुआ था। 3.29 प्रयोग में एक ब्रेक थ्रू हुआ और पुनरुत्पादन सफल रहा। हमने एक म्यूटेटेड पौधों के शरीर और शव के असामान्य संयोजन से एक जीवन रूप प्राप्त किया। विशिष्ट संचालन प्रयोग नोटबुक में दर्ज किया जाएगा। शव पुनर्जीवित होने के बाद यह एक जीवन रूप बनाता है जो ज़ोंबी के समान होता है। इस प्रकार का म्यूटेशन जानवरों के तीव्र म्यूटेशन से अलग था। इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था और उनकी गति की क्षमता अत्यधिक धीमी थी। एक नया जीवन रूप जो आधा इंसान और आधा पौधा है। या क्या पौधा शव का वाहक के रूप में उपयोग करता है? 4.5 यह परजीवीकरण था। हमने पाया कि कॉर्प्स वाइन ने शव के मस्तिष्क में पूरी तरह से आक्रमण कर लिया था और 7 दिनों के भीतर इसने मेजबान के सिर को पूरी तरह से पाचन कर लिया था। इसके बाद कॉर्प्स वाइन ने जैसे घर में घुसे और शव को चलने के लिए नियंत्रित किया। यह प्रक्रिया बहुत खूनी थी। शव का सिर खुद ब खुद फट जाता था और गर्दन से एक पौधों जैसे तंबाकू का विकास होता था। हमें परीक्षण के लिए और अधिक नमूनों की आवश्यकता थी। प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डीन ने शवगृह को अस्थायी रूप से बंद करने पर सहमति दी। 4.30 हमने अस्थायी रूप से उन ज़ोंबियों को कॉर्प्स वाइन से संक्रमित कहा जो कॉर्प्स वाइन परजीवी थे। कॉर्प्स वाइन तापमान और प्रकाश के प्रति संवेदनशील थे। उन्हें तेज धूप में रहने में अच्छा नहीं लगता था। हालांकि लंबे समय तक धूप में रहने के अवलोकन के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहने के बाद भी कॉर्प्स वाइन केवल निर्जलित हो जाते थे। जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे था तो वाइन ज़ोंबियों की गतिविधि बहुत कम हो जाती थी। जब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता था तो कॉर्प्स वाइन सुप्त अवस्था में चले जाते थे। लॉक के पीछे कुछ और पन्ने थे और यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने इस बिंदु तक पढ़ा तो फांग हेंग को अचानक अपनी पीठ पर एक सहरन महसूस हुई। उसने तुरंत समझ लिया, ओह नहीं, यह तापमान है। हर चीज तापमान से संबंधित थी। तापमान में गिरावट कॉर्प्स वाइन परजीवी को अस्थायी रूप से सुप्त अवस्था में ले जा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि शवगृह में तापमान इतना कम था। कोई आश्चर्य नहीं कि अस्पताल के बैकअप जनरेटर सेट ने पहले बेसमेंट में बिजली की आपूर्ति की। फांग हेंग ने तुरंत सोच लिया कि शवगृह में जमीन पर पड़े शवों के सिर फटे हुए थे। वे मर नहीं गए थे। वे बस कॉर्प्स वाइन परजीवी थे जो हाइबरनेशन में गिर गए थे। अब जब उन्होंने बैकअप पावर सप्लाई खो दी तो शवगृह में एयर कंडीशनिंग अब काम नहीं कर रही थी। अगर ऐसा है तो शवगृह में छिपे शव फिर से जीवित हो जाएंगे। यह खतरे की बात थी।
जल्दी, पहले इस जगह को छोड़ दो। फांग हेंग ने चिल्लाया और नोटबुक को रख दिया। फिर वह कुनबा के साथ कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वे दोनों शवगृह में वापस लौटे, दो ज़ोंबियों ने धीरे धीरे जमीन से उठकर शवगृह के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। प्रवेश के तापमान सबसे अधिक था। वे सुप्त अवस्था से बाहर आने वाले पहले थे। ज़ोंबियों ने अपने टूटे हुए गर्दनों से एक अजीब, लहराते हुए वाइन को बाहर निकाला। वे एक दूसरे से उलझ गए और एक मुड़ता हुआ समूह बना लिया।